हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूँ आज फिर एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है विंड, रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट। विंड इज अ मेटाफोरिकल एज वेल एज अ सिंबॉलिक पोएम। दोस्तों ये जो पोएम है एक मेटाफोरिकल है, मीन्स विंड को बोलकर बेसिकली ऑथर कंपेयर करना चाह रहा है हमारे डिफिकल्टीज, हर्डल्स, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जो भी हम लोग लाइफ में फेस करते हैं उससे विंड का कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए इसको मेटाफर कहा जाता है, इसलिए मेटाफोरिकल पोएम है। और साथ ही साथ सिंबॉलिक भी है, ये सिंबल है। जैसे विंड सिंबल भी है हमारे लिए एक चैलेंजेस की तरह। और भी बहुत सारे सिंबल्स इसमें यूज किए गए हैं जो आपको हम आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे। Basically, the poet says that we should be mentally and physically prepared to accept all challenges. हमें हर challenges को face करने के लिए mentally और physically तैयार रहना चाहिए। हमें इस poem में ये author के द्वारा message मिलता है। Only courageous and confident people can surmount difficulties that we face। और ये भी मैसेज ऑथर देते हैं कि जो लोग सिर्फ करेजस हैं, साहसिक लोग हैं, बहादुर लोग हैं और कॉन्फिडेंट लोग हैं, सिर्फ वही लोग हमारे सारे डिफिकल्टी जो लाइफ में आती है उसको सरमाउंट कर सकते हैं, मतलब उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दो महिलाएं यहाँ पर विनोइंग कर रही हैं। विनोइंग का मतलब जब आप ग्रेन से आप अलग करते हैं ना उसके छिलके को, उसको विनोइंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि मैंने हाईलाइट किए हैं कुछ वर्ड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और 3 डोंट को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि एक फिगर ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का भी डिटेल्स मैंने लास्ट में दिया है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत जल्दी और सिर्फ 2 मिनट में। और इसका पीडीएफ फॉर्म भी इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पोस्ट कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना हो, एक्सप्लेनेशन वगैरह। तो शटर्स तो आप समझते ही है, डोर्स ऑफ द विंडो एंड और स्कैटर भी आप समझते हैं, स्प्रेड करना, लिटर इधर उधर फैलाना। तो हम लोग चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है। ऑथर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि विंड कम सॉफ्टली। विंड को जैसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह यूज किया गया हो, विंड कम सॉफ्टली, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन भी है हमारे पास। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, प्लीज विंडो का शटर्स को मत डिस्ट्रॉय करो, तोड़ो। एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, और प्लीज हमारे पेपर्स को भी मत उड़ा कर ले जाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और हमारे सेल्फ पे जो बुक रखा है प्लीज उसको भी डिस्ट्रॉय मत करो, उसको भी इधर उधर मत गिराओ। ऑथर रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से फर्स्ट स्टैंजा में। उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग सेकेंड स्टैंजा पे। देयर लुक व्हाट यू डिड, और यहाँ पर थोड़ा सा पोएट लगते हैं थोड़े गुस्से में है। कहते हैं लुक व्हाट यू डिड मीन्स इन अ कंप्लेनिंग टोन, देखो तुमने क्या किया है। तो फिर यहाँ पे यू कहा गया है विंड को, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह शो किया गया है उसको। सो यहाँ पे अगेन पर्सोनिफिकेशन है। फिर आप देखेंगे 3 बार यू से यू 3-4 बार यू हाईलाइट हुआ है, हर लाइन यू से शुरू हो रहा है। ऐसे टर्म्स को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। चलिए लाइन देखते हैं क्या है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन का मतलब मेक फन ऑफ, वीकलिंग्स का मतलब वीक पीपल। तो देखिए आप तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान पोएम लिखा है ऑथर ने। इन दीज लाइन्स बेसिकली द विंड डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द पोएट्स रिक्वेस्ट ऑफ नॉट ब्लोइंग स्ट्रांगली। अभी आपने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, मतलब उसको ब्लो सॉफ्टली, सॉफ्टली ब्लो होने के लिए पोएट कह रहे थे, लेकिन विंड ने उसकी बात नहीं मानी। तो पोएट थोड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखो आपने क्या क्या कर दिया, मैंने आपको मना किया था ये मत करो वो मत करो, बट आपने फिर भी ये कर दिया। The poet says that the wind threw everything down from the shelf and it also tore the pages from the books. The poet gets angry and blames the wind to bring rain along with it. और कह रहा है इतना तो किए ही, साथ में तुम रेन भी लेकर आ गए। Moreover, the wind is making fun of weak things by destroying them or overpowering them. और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि तुम गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का, जो इनमें बल नहीं होता उसका तुम मजाक उड़ाते हो, उन सबको तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो, उड़ा कर लेके चले जाते हो, इधर उधर कर देते हो। पोएट यहाँ पे काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं इस स्टैंजा में। चलिए आगे पोएट कहते हैं फ्रेल मतलब वीक, क्रम्बलिंग हाउसेस,
फिर क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल एंड ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। यहाँ ये स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे वर्ड बार बार क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग यूज किया गया है, इसे हम लोग रिपीटिशन कहते हैं। फ्रेल का मतलब वीक है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, मैंने इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है, आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग पूरा इस लाइन को समझते हैं। द पोएट सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉयज ऑल वीक थिंग्स सच एज हाउसेस, डोर्स, रैफ्टर्स एंड वुड। जितना भी वीक चीजें हैं सभी को विंड डिस्ट्रॉय करता है। इट इवन डिस्ट्रॉयज पीपल, देयर लाइव्स एंड हार्ट्स विद इट्स माइटी पावर। मतलब अपने पावर से विंड लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। The wind god continues to destroy or separate weaklings until they become strong to face the challenges. और wind god क्या करते हैं ना, जो स्ट्रांग लोग होते हैं और जो कमजोर लोग होते हैं उनको सेपरेट करते रहते हैं, सेपरेट करके अलग रखते हैं। सेपरेट इसलिए करते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि तुम भी, जो कमजोर लोग हैं, तुम भी स्ट्रांग बनो। इन स्ट्रांग लोगों की तरह जो प्रॉब्लम आने पर भी सामने खड़े रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, फॉर्म रहते हैं, डिटर्मिन्ड रहते हैं, आप भी इनके जैसा बनो। बहुत जबरदस्त लाइन है, फिर से स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, वापस ले चलता हूं आपको। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। यहां पर विनोज का मतलब होता है सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम शेफ। आप जैसे देखेंगे ये दोनों महिलाएं, आप जैसा देख सकती है, आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों महिलाएं जो है, एक धान या गेहूं होगा, उसके ऊपर जो छिलका लगा होता है उसको सेपरेट कर रही हैं और उस दाने को अलग कर रही हैं। उसमें तेज हवा जा रही है, सूप से ऐसे 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 तेज हवा जा रही है, तो वो सेपरेट करने का काम कर रही हैं धान को या गेहूं को उस छिलके से। तो उसे हम लोग बोलते हैं विनोइंग। और इसी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है ऑथर ने यहाँ पर। वो कहते हैं कि जस्ट एज वी द स्ट्रॉन्ग एंड फर्म पीपल don't get irritated or don't get afraid, don't get scared, and we face all the challenges in our lives. Contrastingly, the people who are weak, their willpower is weak, they are not able to survive in this world. Strong and mighty people blow them away, or difficulties, challenges in the life blow them away. वहां पर ऑथर कॉन्ट्रास्ट, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कि जैसे कि एक आदमी और एक वीट के बीच में वो कंपैरिजन कर रहे हैं। वीट का मतलब गेहूं को जिस तरह अलग किया गया उस तरह इंसानों का वहां कंपैरिजन कर रहे हैं इंसानों का वीट के साथ, और कहते हैं कि वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द वेस्ट। हम लोग विनो क्यों करते हैं वीट को, ताकि उसके डस्ट को उसके ग्रेन से सेपरेट कर सके। Similarly, the wind god separates the strong and firm people from the powerless people. ठीक उसी तरह wind god जो है ना, पावरलेस पीपल को और स्ट्रॉन्ग पीपल को दोनों को सेपरेट कर देते हैं। द विंड डज नॉट लिसन टू एनीबडी, और वो किसी की सुनता नहीं है। आप देखेंगे एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम, मतलब वो किसी की सुनता नहीं है। वी कैनॉट कंट्रोल हिम, और हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले स्टैंजा पे चलते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेट फास्ट। फॉर्म का मतलब डिटर्मिन्ड है, स्टेट फास्ट का मतलब अनचेंजिंग और फिक्स्ड और लॉयल। ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर लास्टली ऑथर कहना चाह रहे हैं कि हम सभी को स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाना चाहिए, एंड फॉक्स द डोर्स टाइटली so that the wind cannot intrude our house and destroy everything. बेसिकली इसके थ्रू कहना क्या चाहते हैं ऑथर, ये भी एक लाइन मेटाफर है, हम कह सकते हैं। वहां पोएट हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं कि हमें बोल्ड बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना आना चाहिए, ट्रबल्स को फेस करना आना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, नहीं तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। The poet asks the readers to practice hard to get a firm mind as well as a strong body so that we can face the wind and any challenge in our life. वो कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए स्ट्रांग बनने का, फर्म बनने का। हमें अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, अपने अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि विंड के रूप में अगर कोई डिफिकल्टीज आ जाए तो हम उसको इजीली फेस कर सके। इफ दे कैन डू दिस देन द विंड विल बिकम देयर फ्रेंड। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो विंड हमारा दोस्त बन जाएगा, एंड विल नॉट हार्म देम। और पावरफुल और स्ट्रांग पीपल का विंड कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। डू दिस, ऑथर कहते हैं आपको ये सब करना चाहिए, एंड द विंड विल बी द फ्रेंड्स विद अस।
द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लरिश। यहां भी बहुत अच्छा लाइन कहा गया। फिर वो ये बात कह रहा है कि विंड जो होता है वीक फायर को ब्लो आउट कर देता है, मतलब एक्सटिंग्विश, उसको बुझा देता है, डिफ्लेट कर देता है। लेकिन वहीं पे स्ट्रॉन्ग अगर फायर है और उस पे विंड का अगर असर हो रहा हो तो उसको और भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना जाता है, उसको और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है, मतलब उस आग की लपटें और भी तेज बढ़ जाती है। इसके थ्रू फिर ये एक मेटाफोरिकल लाइंस है। ऑथर लिख रहे हैं कुछ, बताना कुछ चाह रहे हैं हमें, बल्कि कुछ सिखाना कुछ चाह रहे हैं। यहां कहते हैं कि विंड जो है ना बोथ एक डिस्ट्रॉयर भी है और एक क्रिएटर भी है। एज ए डिस्ट्रॉयर इट एलिमिनेट्स द वीक फायर, डिस्ट्रॉयर के रूप में ये जो वीक फायर होता है उसको एलिमिनेट कर देता है, उड़ा के लेके चला जाता है। और एज ए क्रिएटर इट एनकरेजेज एंड इंटेंसिफाइज स्ट्रॉन्ग फायर, और क्रिएटर के रूप में ये जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है उसको और एनकरेज करता है और उसको और इंटेंसिफाई कर देता है। इन अदर वर्ड्स हम लोग बोले दोस्तों तो विंड कैन डिस्ट्रॉय ऑल थिंग्स दैट आर वीक एंड फीबल, फीबल का मतलब ही कमजोर, एंड एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो एनकरेज अ थिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड। मतलब आप समझ बहुत अच्छी तरह से आपका आ रहा होगा कि जो कमजोर चीजें होती है उसको तो उड़ा देता ही है विंड, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्ट्रांग होता है उसको और सपोर्ट करता है और एनकरेज करता है। दैट मीन्स स्ट्रांग पीपल विल स्टॉप फियरिंग विंड एंड नॉट अलाउ हार्मिंग देम। इससे यही ना पता चलता है कि अगर आप मजबूत हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई उड़ा नहीं सकता, आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वी देन प्रेज द विंड ऑफ गॉड, इसलिए आप आगे कहा गया है लाइन में, जैसा कि फिर से मैं आपको दिखाता हूं लास्ट लाइन, हिज फ्रेंडशिप इज गुड वी प्रेज हिम एवरी डे। और यहाँ पे ऑथर इसलिए कहते हैं कि इसीलिए हम लोग विंड गॉड का की प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं एवरी डे फॉर बिल्डिंग आवर स्ट्रेंथ, क्योंकि हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रॉब्लम को झेल सके। इसलिए इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है क्योंकि हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा के गए। उम्मीद है दोस्तों ये पोएम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए जल्दी से फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट में सिर्फ। Metaphor, direct comparison of two unlike things without using words like or as. जैसे कि wind is a metaphor in the poem as it represents hardships and challenges that we face in our life. यहाँ ऑथर विंड को बोलकर एक्चुअली विंड की कहानी नहीं सुनाना चाहता, ऑथर बताना चाहता है कि हमारे चैलेंजेस कितने हैं लाइफ में जो हमें बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उड़ा कर रख देते हैं, हमें उनसे लड़ना सीखना होगा। इसलिए विंड एक्चुअली में एक मेटाफर है इस पोएम में, सिंबल के साथ साथ। एनाफोर आपको मैंने बताया था ऊपर भी कि डोंट डोंट डोंट, अगर सेम वर्ड से कोई लाइन शुरू हो रहा है फिर नेक्स्ट भी उसी से शुरू हो रहा है तो ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन भी आपको बताया, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि विंड इज एड्रेस्ड एज ही, और भी मैंने दो एग्जांपल आपको ऊपर दिया कि विंड कम सॉफ्टली, जैसे इंसान को बुला रहा हो, विंड को ही बोला गया है, ही तो इंसानों के लिए बोलते हैं ना, सो ऐसे टर्म को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। रिपीटिशन मीन्स रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स इन द सेम लाइन, उसको रिपीटिशन बोलते हैं। आप देखेंगे क्रम्बलिंग 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 हर जगह यूज हुआ है, तो ये वर्ड्स रिपीटिशन है। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। आप देखेंगे द विंड गॉड विनोज में डब्ल्यू और डब्ल्यू साउंड जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है बिगिनिंग में, ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। लेकिन वही डी और डी देखेंगे लास्ट में रिपीट हो रहा है, अगर कोई लास्ट और मिडल में रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड तो उसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं हम लोग। सिंबलिज्म, जैसा कि मैंने बताया द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज इज नोन एज सिंबलिज्म। मतलब किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करना हो, कोई चीज कहनी हो और कुछ हो और किसी और को यूज कर लिया हो, ऐसे टर्म को हम लोग सिंबलिज्म कहते हैं। जैसे कि विंड, विंड हमारे मेटाफर के साथ साथ सिंबलिज्म भी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को, हार्डशिप्स को। और वीक फायर भी एक सिंबल है यहाँ पर। वीक फायर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वीक पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीक विल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी जो मानसिक शक्ति जो कमजोर हो जाती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ठीक उसी तरह स्ट्रॉन्ग फायर रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऐसे लोग जो काफी डिटरमिन्ड है, जिनका विल पावर स्ट्रॉन्ग है और फर्म है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोएम बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा। अगर आपको अच्छी मेरी टीचिंग लगती है तो मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।